नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। चैप्टर 7 तक हम लोग देख चुके हैं, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, थ्योरी, सब कुछ। तो चैप्टर 8 में भी हम बिल्कुल सब कुछ ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में, ये पहला वीडियो का चैप्टर 8 का, तो इसमें राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, थ्योरी का पार्ट होगा, ये हम देखेंगे। और एग्जाम्पल्स देखेंगे बुक के 1 से लेकर 3 तक। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, उनके साथ देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना। और पीछे के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आई निशान पे क्लिक करके देखें, और डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी पीछे की वीडियोस के लिए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के अंदर जो ऑफिशियल चैनल है उसके अंदर 2000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आप लोगों को फाइल्स के अंदर पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी डाले हुए हैं वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। और अपना चैनल जो है इसको भी ज्वाइन करें, नीचे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके, और मेंबरशिप लेने की कोशिश करें और आशीर्वाद दें अपना, ठीक है ना। अपना प्यार दिखाएं, अपना आशीर्वाद दिखाएं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और साथ में एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज देखने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक्चुअल में डेरिवेटिव का यूज़ ही यहाँ पर करने वाले हैं, और जितने भी ये मोस्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं इन सभी में हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ जी। तो नंबर फर्स्ट तो अपना है ही राशियों के परिवर्तन की दर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वर्तमान और ह्रासमान फलन में भी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम देखेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो वाई की वैल्यू में क्या होता है, कि वाई की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, उस हिसाब से ये फंक्शन डिफाइन होते हैं, वर्तमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद में स्पर्श रेखा और अभिलंब की हम बात करेंगे, डेरिवेटिव का हम यूज़ करेंगे, और स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण हम निकालेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल्स के इक्वेशंस निकालेंगे, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। किसी जैसे कोई पावर है या फिर लॉग के अंदर कोई वैल्यू है, उसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम निकालेंगे, सन्निकटन वैल्यू निकालेंगे। और साथ में सबसे मोस्ट पॉइंट जो हमारा लास्ट का होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट के ऊपर कर्व जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन से पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और इसके खुद के इसके यूज़ होते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कह सकते हैं, या फिर आगे आप लोगों के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से कह सकते हैं कि बड़ा ही मोस्ट पॉइंट है और ध्यान से पढ़ना है। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हम देख लेंगे तो ये थोड़ा सा आसान फिर हमको लगने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। राशियों के परिवर्तन की दर। तो देखिए, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ज़्यादा ये खतरनाक पॉइंट नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं और ज़्यादा टेंशन आप लोगों को लेना भी मत। एक छोटा सा शब्द यहाँ पे रेट, दर, है ना, इसी शब्द को हम ले लेते हैं और इसी से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेट शब्द जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेशियो शब्द से बना हुआ है ना, रेशियो वर्ड से बना हुआ है। रेट का मतलब दर, और रेशियो का मतलब हमने सीखा हुआ हिंदी में, मीनिंग सीखा हुआ है क्या, अनुपात। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपके पास में पी है, और ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी कि टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, कि टाइम बदला तो ये भी बदलेगी, ठीक है जी। टाइम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो टाइम को हम प्राचाल पैरामीटर बोल सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पी जो वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को रेशियो में लिखें तो पी रेशियो टी लिख सकते हैं, सही है जी। अब देखिए, मान लीजिए कि टाइम जो वो चेंज हुआ, कि T1 से ये T2 हुआ, तो हमने डिफरेंस निकाला T2 माइनस T1, है ना। तो उससे P में भी चेंज होगा, कि T1 पे P1 था, क्वांटिटी जो थी वो P1 थी, और T2 पे P2 थी। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखें, यहाँ पे T2 माइनस T1, तो मान लीजिए वो डेल T है, और P में डिफरेंस हम बोल दें कि डेल P है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो देखिए, तो डेल P रेशियो डेल T, और रेशियो का आपको पता है हम बट्टा में लिखते हैं ना, लिखते आए हैं हमेशा, कि डेल P बटे डेल T। अब हमने चैप्टर 7, क्योंकि हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है तो वो बात तो समझनी पड़ेगी, कि चैप्टर 7 में हमने डेल dy अपॉन में dx, जो अवकल गुणांक हम बोलते हैं इसको, है ना, ये क्या था एक्चुअल में,
कि अक्स में कुछ चेंज हुआ, उससे वाई में कितना चेंज हुआ, उसी की तो बात की थी ना हमने। और इसको हमने लिखा था, एक्चुअल में है क्या ये कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, यानी कि डेल एक्स कुछ बड़ी वैल्यू थी और डेल एक्स डिफरेंस है, हालांकि x2 माइनस x1 एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे ये t2 माइनस t1 डेल टी है। और ये डिफरेंस जो है इसको हमने कम कर दिया, 0 की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, बहुत कम कर दिया है ना। तो उससे y में कितना चेंज हुआ, उसी की तो बात हो रही थी ना। वही तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यही तो है। और इसको हमने डी वाई अपॉन में डी एक्स बोल दिया। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं कि एक एक्शन के अंदर है ना इंस्टेंट चेंज जो है ना, वो हम देखेंगे। तो डेल लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल पी बटे डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ पे डी पी बटे डी टी। तो ये एक्चुअल में रेशियो ही है, पी में चेंज और टी में चेंज, उसका रेशियो ही ना। और इस रेशियो को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें बस इतना सही है। अब अगर मैं बोलूँ इस पूरे पॉइंट के अंदर आपसे कि इस पूरे पॉइंट के अंदर, ये थ्योरी का पॉइंट है, तो पूरे पॉइंट के अंदर क्या मोस्ट क्या है ना, किसका हमें ध्यान रखना है। तो एक शब्द है इसके अंदर, कौन सा शब्द, सापेक्ष। इस सापेक्ष शब्द का हमें ध्यान रखना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पेक्ट, है ना, के रेस्पेक्ट में, के सापेक्ष में, है ना, रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, विद रेस्पेक्ट इस तरह से बोलते हैं, के सापेक्ष, है ना। हमें बस इसी शब्द का ध्यान रखना है, कैसे रखना है समझा देता हूँ। देखिए जब भी हम दर निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे ये देखिए जो लिखा हुआ वो समझ लेते हैं कि टी में कुछ चेंज हुआ, डेल टी उससे पी में चेंज होगा, क्योंकि पी जो वो टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल पी बटे डेल टी, और यहाँ पे डेल टी जो वो एक हो जाए, यानी कि T2 माइनस T1 का डिफरेंस जो वो एक हो जाए, है ना, तब हम औसत परिवर्तन की दर बोलते हैं पी के अंदर, ठीक है ना। और ये डिफरेंस जो है, डेल टी का डिफरेंस जो है वो एकदम अक्षणिक हो जाए, है ना, एक क्षण के अंदर कितना चेंज हुआ, तो उससे पी में जो चेंज हो जाएगा ना, वो अक्षणिक परिवर्तन की दर कहलाएगी, डीपी बटे डी कहलाएगी, ठीक है ना। ये बात लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर एक शब्द है के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी हम दर निकालेंगे, है ना, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम निकालेंगे ना, तब हमें इस शब्द की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर, विद रेस्पेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, पूरा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक गोला ले लिया, सपोज कीजिए मैंने एक गोला ले लिया, ये गोला मान लीजिए, ठीक है ना। अब गोला जो होता है उसके अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, वॉल्यूम होता है एक तो, है ना, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, एक तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम वी ले लेते हैं। वी जो है आपको पता है कि अगर रेडियस जो है, रेडियस त्रिज्या, है ना, त्रिज्या जो है गोले की अगर आर है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बोल सकते हैं गोले के अंदर, वो क्या होता है सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया, इसको हम एस ले सकते हैं। एस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपसे कह दे कोई कि वॉल्यूम में परिवर्तन की दर बताइए, है ना। अब देखिए कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, उन सभी की मैं चर्चा कर देता हूँ एक साथ में। देखिए पहला तो ये आ सकता है कि वॉल्यूम को हम आयतन बोलते हैं हिंदी में, तो आयतन में परिवर्तन की दर बताइए, आयतन में परिवर्तन की दर बताइए, ऐसे बोल सकता है। समझिएगा, इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। उसके बाद में आपको बोल दे कि आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष बताइए, त्रिज्या के सापेक्ष बताइए। उसके बाद में आपको बोल दे आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष में, सरफेस एरिया जो है ना, इसको सतह का क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया को बोलते हैं सतह का क्षेत्रफल, तो सतह के क्षेत्रफल के सापेक्ष बताइए, है ना। और भी बोल सकता है, और भी बहुत कुछ, मैं तो यहाँ पे आयतन की बात कर रहा हूँ। ये भी बोल सकता है कि सतह में परिवर्तन की दर बताइए, ठीक है ना। इस तरह से और भी बातें हो सकती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए
त्रिज्या के सापेक्ष की बात आ रही, सापेक्ष शब्द आ गया तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, dv/dr हम निकाल लेंगे कि r के रेस्पेक्ट में हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, dv/dr। और आयतन में परिवर्तन की तरह सतह के सापेक्ष की बात हुई, तो सतह के क्षेत्रफल के सापेक्ष बात हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया उसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है, तो dv/ds हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। और डायरेक्ट नहीं दिए, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आपके पास में चेन रूल है, डिवीजन रूल है, वो सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, है ना, चैप्टर 7 के अंदर चेन रूल आप लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, और आयतन में परिवर्तन की दर ऐसे बोले आपको, ठीक है ना, तब हमको क्वेश्चन को देखना होगा कि उसमें किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही, कोई वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो। अगर चेंज नहीं हो रही है किसी के रेस्पेक्ट में तब हम टाइम लेंगे, ठीक है ना। अपनी जो क्लास 12 है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। अपनी क्लास 12 जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं दिया होगा तब हम टाइम के रेस्पेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। बात सारी समझ में आ गई, बस इतना सा इसमें। बाकी हम चेन रूल, डिवीजन रूल वो अप्लाई करके और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जी, ये कहाँ गया देखिए, जैसे ये दिया हुआ है ना, ऐसे कि dv/dt हमको निकालना हो, dv/dr आपके पास में है और dr/dt आपके पास में है, तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि हमको dv/ds निकालना है, ठीक है ना, dv/ds निकालना है, और आपके पास में एक्चुअल में है क्या, आपके पास में dr है और ds/dr है, मान लीजिए ds/dr है, तो इन दोनों का हम डिवीज़न कर देंगे। डिवीज़न करते ही आपके पास में dv/ds आ जाएगा, ठीक है ना। डिवीज़न करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dv/dr हो गया ये तो, और अपॉन में ds/dr से dr हम हटा सकते हैं, है ना, और यहाँ पे ये dv/ds हम बोल सकते हैं। ये हटता नहीं है लेकिन एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिवीज़न रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, चेन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, कि dv/dt है तो dv/dr इंटू dr/dt, ये चेन रूल हम लगा सकते हैं। इसी तरह से चेन रूल जो वो चलता रहता है, बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस ऑफ स्फेयर इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले का आयतन अगर हम v लें तो dv ऊपर आएगा, आपको पता ही है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, सापेक्ष शब्द आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s होता है तो ds नीचे आएगा, dv/ds ये हमें यहाँ पे निकालना है। अब आपको पता है गोले की त्रिज्या दी हुई है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अब आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम जो है वो त्रिज्या के ऊपर, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया जो है वो भी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है गोले के अंदर। क्यों, लेकिन जिसके ऊपर डिपेंड करता है पहले तो हमें उसको मान लेना, चाहे वो दिया हुआ हो या ना दिया हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा काम हमें करना होगा कि माना गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। हालांकि ये दी हुई है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर हमें ये परिवर्तन की दर निकालनी है, ठीक है ना। तो गोले की त्रिज्या हमने r मान ली। अब आपको पता है कि गोले का आयतन जो है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है त्रिज्या के ऊपर। गोले का आयतन v वो होता है 4/3 पाई r³। तो हम यहाँ पर डिवीज़न रूल अप्लाई कर देंगे, हमें dv/ds निकालना ना, s भी r पे डिपेंड करता है और v भी r पे डिपेंड करता है। तो पहले हम dv/dr निकाल लेते हैं, उसमें हम भाग दे देंगे ds/dr का, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि r जो है वो खुद टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, तब कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस आपके सामने आगे आएंगे और एक एक पॉइंट को हमें वहाँ पे समझना होगा, ठीक है ना। फिलहाल तो बहुत ईजी है सब कुछ। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं dv/dr, यानी कि r के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहे हैं v का। तो 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, r³ का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3r² होगा, 3 से 3 कटेगा तो वैल्यू आएगी 4 पाई r²। सही बात है जी। तो यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ dv/dr
इज इक्वल टू 4πr²। इक्वेशन नंबर इसको बना देता हूँ फर्स्ट। अब जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल है गोले का S, उसका फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, शंकु में, बेलन में, गोले में, अर्धगोले में, ठीक है ना, इन सभी में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S, सरफेस एरिया S, वो होता है 4πr²। ये भी r के ऊपर डिपेंड करता है, r का फंक्शन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ds/dr निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो 4π कांस्टेंट है, r² का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2r होगा, तो ये हो जाएगा 8πr। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ds/में dr इज इक्वल टू 8πr। हमें जो निकालना है अपना काम हो जाएगा अब, है ना। हमें dv/ds निकालना है, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, या यूँ लिखेंगे, बढ़िया तरीके से लिखें, सॉल्यूशन जो है वो बढ़िया तरीके से लिख के दें। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर dv/में ds, है ना, वो क्या हो जाएगी dv/में dr, डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं, और ds/में dr। यहाँ पर dv/dr जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 4πr² है, और ds/dr इक्वेशन नंबर सेकंड से 8πr है, 8πr है ना। पाई से पाई गया, 4 से 8 को काटा 2 टाइम्स, एक r से r चला जाएगा, r/2 बचा। सही बात है जी। dv/ds जो है वो r/2 बचा है। हमें r बराबर 2 पे ये वैल्यू निकालनी है, ये दर निकालनी है, r बराबर 2 पे, है ना। तो यहाँ पर r/2 जो है, इसमें r की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2/2 तो 1। अब यहाँ पे क्या आएगा ये देखना ज़रूरी कि इकाई जो वो सेंटीमीटर क्यूब आएगी, सेंटीमीटर आएगी, क्या आएगी, देखिए यहाँ पे r है ना, तो सिर्फ r ही है, नीचे तो 2 है, तो r सेंटीमीटर में होती है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर, या फिर आप यूँ भी निकाल सकते हो कि v जो है वो वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में s जो आपको पता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे भी पता कर सकते हो, ये पता होना ज़रूरी है आपको ये भी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो सीढ़ी की बात हो रही है, तो एक छोटा सा डायग्राम जो बुक में दिया है वो हम ले लेते हैं जी। यहाँ पे तो देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में सीढ़ी जो है वो AB स्थिति में है, ठीक है जी। दीवार जो है वो OB स्थिति में है, और दीवार की सीढ़ी के बॉटम से जो दूरी है वो OA है, ठीक है जी। यदि सीढ़ी के पाद को, यानी कि सीढ़ी का जो बॉटम हिस्सा है, ये नीचे का आधार का जो हिस्सा है, A पॉइंट जो है को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। इसको पकड़ के, A पॉइंट को पकड़ के दीवार से यूँ हम दूर खींचें, तो किसी स्पीड से खींच रहे हैं 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और खींचने के बाद मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर किसी टाइम पे A डैश पे A जो है वो आ चुका है, तब B जो है वो भी नीचे की तरफ आएगा ना। सीढ़ी की स्थिति है ये ऊपर की, तो ये नीचे खिसकेगी इस तरह से। अब सीढ़ी को खींच रहे तो सीढ़ी की लंबाई नहीं बढ़ने वाली है, सीढ़ी की लंबाई वही 10 मीटर रहेगी, ये सीढ़ी है, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए B डैश। तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है। ऊपरी सिरा B ये किस दर से नीचे की ओर फिसल रहा है। अब ये देखिए ये वैल्यू कम हो रही है ना, पहले यहाँ पे इतनी थी दीवार की ऊंचाई, फिर ये किसी टाइम के ऊपर यहाँ पे ये कम हो जाएगी। जब कम होता है तो वैल्यू नेगेटिव में होती है, ठीक है ना। तो हमने OB को यानी कि दीवार को हमने Y लिया हुआ, यहाँ पे OA को हमने X लिया हुआ है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे OA को हमने बढ़ाया था ना, OA बढ़ रही थी, नीचे A को खींचा ना तो OA बढ़ रही थी, तो X में चेंज हो रहा था किसके रेस्पेक्ट में। देखिए हमें पता चल चुका यहाँ पे सेकेंड आ रहा है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो Y जो बदलेगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा। इतना पता हो जाता है, उसके बाद में सॉल्यूशन जो बहुत ही आसान हो जाता है।
और यहाँ पे लास्ट में हमें अक्स भी दिया हुआ है, जबकि सी डी का पाथ दीवार से 6 मीटर दूर है। सी डी का पाथ ये ए सा जो है, ए पॉइंट जो है ये दीवार से 6 मीटर दूर है, यानी कि अक्स की वैल्यू भी हमें 6 मीटर दी हुई है। और डी एक्स अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है कितना, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है ना। और ये कम हो रहा है, जब कम होता है तो नेगेटिव में आता है मान, ये हमें यहाँ पे निकालना है। बात समझ में आ गई, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। माना किसी टाइम, किसी समय, समय की बात हो रही है ना, समय के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसी समय टी पर सीढ़ी की स्थिति ए बी है, ठीक है जी। और दीवार की ऊंचाई ओ बी बराबर हमने वाई ले ली, वाई मीटर, और ओ ए हमने ले लिया अक्स मीटर। अब हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी में, तो हम यूँ एक बार यूँ ले सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए बी भी हमें दिया हुआ जी, है ना, वो भी लिख देते हैं, ए बी बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होती है, बोधायन प्रमेय होती है, उस हिसाब से है ना। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू हमने मान रखी है अक्स, ठीक है ना, ये सारा काम मान के कर रहे हैं अक्स, हालांकि ये दी हुई है लेकिन फिर भी हमें माननी पड़ेगी क्योंकि हम डेरिवेटिव करेंगे ना। तो अक्स का स्क्वायर प्लस ओ बी है वाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी 10, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, और आप चाहें तो पहले वाई की वैल्यू निकाल सकते हो अक्स की वैल्यू पुट करके, क्योंकि अक्स हमें दिया हुआ है 6 मीटर, है ना। तो चूँकि अक्स बराबर 6 मीटर है, तो यहाँ पर क्योंकि वाई की वैल्यू हमें चाहिए होगी ना, आगे हम इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चाहिए होगी हमें वाई की वैल्यू। तो अक्स बराबर 6 मीटर हम पुट करेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर होता है 100, माइनस 6 का स्क्वायर 36, वैल्यू आएगी 64। रूट करेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन वाई जो वो दीवार है, दीवार की ऊंचाई है, तो ऊंचाई हम प्लस में लेंगे, तो वाई बराबर 64 का रूट होता है 8, तो वाई बराबर 8 मीटर आया, ठीक है जी। ये वैल्यू इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे, इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका यूज़ करेंगे। अब ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर से, यहाँ पर हम टी के रेस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x और टी के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी। ये काम हमने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है चैप्टर 7 में। और 10 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा ये। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन हमने लिया और उसके बाद में इसको हम 0 में शामिल कर देंगे। नीचे डी एक्स अपॉन डी टी होगा ना, इक्वल्स टू 0, इसको 0 में शामिल कर दिया 2 को, तो एक्स डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी टी ही निकालना है, ठीक है ना। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू 6 है, डी एक्स अपॉन डी टी 1.2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस y 8 आया, और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। 12 छिकाने 72 हो गई, तो 7.2, तो डी वाई अपॉन डी टी और इंटू में 8 इक्वल्स टू माइनस 7.2, और ये नीचे आ जाएगा 8, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 7.2 अपॉन में 8, पॉइंट हटाएंगे तो 72/80 गुणा 10, 8 से काटा 72 को 9/10 यानी कि 0.9, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा ना, मीटर पर सेकंड में।
तो डी वाई अपॉन डी टी जो आपके पास में आ चुका है, यानी कि वाई में चेंज जो है वो यहाँ पे ज़मीन की तरफ हो रहा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, यूँ कम हो रही है ना वैल्यू वाई की। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू -0.9। अब जब आप पूरा सॉल्यूशन लिखोगे तब यूँ लिखोगे, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं लिखोगे। पूरा सॉल्यूशन मतलब लास्ट में हमें लिखना होता है ना जो हमसे पूछा गया है। अतः सी डी का ऊपरी सिरा 0.9 मीटर पर सेकेंड दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, तो इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अतः सी डी का ऊपरी सिरा 0.9 मीटर पर सेकेंड दर से नीचे की ओर फिसल रहा है, नीचे की ओर फिसल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का, उसकी चेंजिंग रेट हमें निकालनी है आज, है ना। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। चलिए एक डायग्राम ले लेते हैं हम घन का बढ़िया सा। ये कैसा रहेगा जी। तो यहाँ पर घन में आपको पता है सारी जो कोर होती हैं, भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सरफेस एरिया जो सभी का वो भी इक्वल होता है और वो स्क्वायर होता है सरफेस जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एल जो है वो 10 हमको दिया हुआ है, अगर हम कोर को एल मान लें, सही बात है जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है इसका एल क्यूब, और हम बात करें सरफेस एरिया की, एस की बात करें तो वो होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि 6 यहाँ पर सरफेस होती हैं और सभी स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर का एरिया आपको पता है, यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। हमें जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि डी एस अपॉन नीचे क्या आएगा, गेस कीजिए क्या आएगा नीचे। यहाँ पे देखिए आयतन जो है वो, उसमें देखिए टाइम आ रहा है ना, पर सेकेंड, यानी कि हमें पहले से दिया हुआ डी वी अपॉन में डी टी, तो हमें यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, सही बात है जी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कोर की लंबाई, या कोर बोल दीजिए, या कोर की लंबाई बोल दीजिए एल सेंटीमीटर, हालांकि दी हुई है लेकिन ये हमें एक बार माननी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि एल पे डिपेंड करता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों, सही बात है। अब घन का आयतन जो है, घन का आयतन उसको हम ले लेते हैं v। तो घन का आयतन v 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे लगा देते हैं इससे पहले हम चूँकि, सही है जी। चूँकि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अतः इसलिए dv अपॉन में dt इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सही बात है जी। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हमें पता है कि v जो होता है वो क्या होता है, चूँकि v जो होता है वो एल क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम टाइम के रेस्पेक्ट की बात करेंगे ना, तो पहले कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी निकाल सकते हैं, सही है जी। तो डी वी अपॉन डी टी क्या आएगा, टी के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो 3l स्क्वायर ये हो जाएगा, एल क्यूब का डेरिवेटिव 3l स्क्वायर, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एल अपॉन में डी टी भी होगा, सही है ना, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में एल भी चेंज हो रहा है, यूँ कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए डी वी अपॉन डी टी तो हमें दिया हुआ है और एल आपके पास में है ही 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू हम किसकी निकाल सकते हैं, डी एल अपॉन डी टी, जो हमें बाद में चाहिए होगा, समझा दूंगा मैं कैसे चाहिए होगा। पहले ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम डी वी अपॉन डी टी की जगह 9, सही है जी, इक्वल्स टू 3 इंटू में एल की वैल्यू 10 है ना, तो एल की जगह मैं 10 पुट कर देता हूँ जी। तो 10 का स्क्वायर और डी एल अपॉन में डी टी। पहले तो मैं 3 से 9 को काटता हूँ, 3 बार कटेगा, तो डी एल अपॉन में डी टी जो है वो कितना आएगा, यहाँ से
3/10 कितना होगा, ये 10 नीचे जाएगा ना 3 के, इस 3 के, तो 3/10 हो गया 100, 3/100। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बना देता हूँ। फर्स्ट अपनी ये वाली हो गई, ठीक है जी। dl/dt हमने निकाल लिया। अब एस जो होता है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का, पूरा लिखेंगे अच्छे से पूरा कैसे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होगा, 6L² बताया ना मैंने। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ds/dt जो हमें चाहिए। तो ds/dt इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे 6 इंटू में L² का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा 2L dl/dt। और यहाँ आगे लिख देना, चूँकि L बराबर 10 सेंटीमीटर, ये लिख देना कोर की लंबाई जो है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड की आगे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे। dl/dt हमने निकाल लिया ना, इक्वेशन नंबर सेकंड में है। तो 6 इंटू में 2 इंटू में L की लंबाई 10 इंटू में 3/100, ये dl/dt की लंबाई है इक्वेशन 2 से। सही है जी। यहाँ से ये काट दीजिए, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटा 10 को 5, या फिर रहने दीजिए क्योंकि 10 का हम सीधा भाग दे देंगे, ठीक है ना। कितना आएगा ऊपर देखिए, 6 18, 18 दूनी 36, तो ds/dt कितना आया 36/10 यानी कि 3.6। ऐसे ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में होता है, और अपॉन में टाइम यानी कि अपॉन में सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। इस दर से बढ़ रहा नीचे लिख दीजिए। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का वो 3.6 मीटर प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल 1 2 3 कंप्लीट। आगे के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे जी। ज़्यादा देर तक अभी मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो जो है वो हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए आगे ना, जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, है ना, और कमेंट करते रहें। कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।